बिलियन है और हम कहते हैं इसमें से 20,000 बिलियन या 25,000 बिलियन जो है वो कंजम्पशन है, यानी 25,000 बिलियन का एक्सपेंडिचर या 25,000 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो है वो पब्लिक ने क्रिएट की है, तो उस अमाउंट को हम कंजम्पशन कहते हैं। और उसमें हम फिर पहला क्वेश्चन 5 नंबर का केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ के केन्स के नजदीक आमतौर पे दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में नेशनल इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप किस तरह से होता है वो हम कर चुके हैं। अब जो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है, इसी की बुनियाद पे फिर अगला हिस्सा है एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, भी आप कह सकते हैं, या बाज़ औक़ात कहा जाता है कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन्ड बाय केन्स। केन्स ने कंजम्पशन फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया है, या फिर इसके लिए जो तीसरी वर्डिंग आमतौर पे यूज होती है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दें। किसी भी कंट्री की करंट ईयर की नेशनल इनकम और करंट ईयर के कंजम्पशन लेवल में क्या रिलेशनशिप है, ग्राफिकली उसको हम या टेबल की डायग्राम टेबल की मदद से कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और उसकी इक्वेशन खास तौर पे जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो आप कह लें इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि केनेजियन साइकोलॉजिकल लॉ की बुनियाद पर ही ये कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जाता है। तो सेंस या कॉन्सेप्ट तो वही रिपीट होगा जो केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ था, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो 5 से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना। ओके जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजम्पशन एंड इनकम या कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम बोथ आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर। अब देखें, केन्स ने कहा कि जब किसी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो पब्लिक अपनी कंजम्पशन भी बढ़ा देते हैं, या इन अदर वर्ड वाइस वर्सा, नेशनल इनकम कम होती है कंजम्पशन लेवल भी कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन और नेशनल इनकम का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। Keynes claimed that current real disposable income is the most important determinant of consumption in the short run. Keynes के नजदीक करंट ईयर में हमारी पब्लिक कितनी इनकम स्पेंड कर देगी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज पे, या टोटल लोगों का कंजम्पशन लेवल कितना होगा, इसका मेन डिटर्मिनेंट नेशनल इनकम है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे कि अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंट्री का कंजम्पशन लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली केन्स सेज दैट कि हमारे मुल्क में इस साल पब्लिक ने 20,000 बिलियन स्पेंड किया है, 25,000 बिलियन स्पेंड किया है, तो मेनली इसका सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट जो है वो नेशनल इनकम लेवल है। अगर इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगी, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन लेवल भी डाउन जाएगा। ही प्रपोज्ड अ मैथमेटिकल फार्मूला, इस चीज को उसने मैथमेटिकली जो है वो एक फार्मूला से या इक्वेशन से एक्सप्लेन किया कि इस साल की करंट कंजम्पशन जो है, जैसे हम अब तक कई दफा एग्जांपल में कर चुके हैं, कि फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि इस साल की हमारी जो नेशनल इनकम है उसका और कंजम्पशन का जो है वो आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है। तो उसके लिए देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि इस साल की नेशनल हमारा कंजम्पशन लेवल है 20,000 बिलियन, तो ये 20,000 बिलियन कहां से आएगा? केन्स सेज दैट इसके मेनली दो हिस्से हैं। एक को वो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहता है, उसके लिए हम ए एज ए आप कह लें इंटरसेप्ट पॉइंट यूज करते हैं, और दूसरे हिस्से को वो इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहता है, बी वाई। बी वाई मीन नेशनल इनकम की वजह से कितना हिस्सा स्पेंड होगा, या नेशनल इनकम वाई इनकम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। तो केन सेज दैट कि अगर हमारे कंट्री में इस साल टोटल कंजम्पशन लेवल 20,000 बिलियन था, यानी सी इज इक्वल टू 20,000 बिलियन, तो ये 20,000 बिलियन असल में दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, या इसके दो मेन कंपोनेंट हैं। एक हिस्से को वो कह रहा है कि इसमें से कुछ अमाउंट ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस मीन वो इंडिपेंडेंट है, अभी हम उसकी डिटेल करेंगे, और दूसरा हिस्सा है इंड्यूस्ड कंजम्पशन का। तो सी रिप्रेजेंट्स हियर टोटल कंजम्पशन ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर की टोटल कंजम्पशन कितनी है, हमने एग्जांपल में 20,000 बिलियन कह दिया। A is the autonomous spending या autonomous consumption. This is the level of consumption that would take place even if national income is zero. एक्चुअली ऑटोनोमस कंजम्पशन वो लेवल है जो इस कंट्री की पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा। आप उसको कोई भी अमाउंट कह सकते हैं, मतलब 22 करोड़ पॉपुलेशन, आप कह लें मिनिमम सर्वाइवल लेवल अगर फर्ज करें जी 100 बिलियन स्पेंड करके सर्वाइव कर सकती है, कि 100 बिलियन तो कम से कम इस कंट्री को जिंदा रहने के लिए स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो केन्स कहता है कि इस साल जो टोटल 20,000 बिलियन कंज्यूम किया गया है, उनमें से 100, 200, 400, 500 या 1,000 बिलियन
कोई ना कोई लेवल ऑटोनोमस कंजम्पशन का है। यानी अगर हमारी नेशनल इनकम जीरो भी होती तो पब्लिक ने ये पैसा खर्च करना था, उनको बोरो भी करना पड़ता, तो साफ जाहिर है सर्वाइव करने के लिए 1 मील अ डे भी अगर वो यूज अफोर्ड कर सकते हैं तो साफ जाहिर है जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट स्पेंड होगी। तो दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन जिसका नेशनल इनकम से तल्लक नहीं है, यानी करंट ईयर की टोटल कंजम्पशन में एक पार्ट केन्स के नजदीक ऐसा है जिसका नेशनल इनकम से कोई तल्लक नहीं है, ये अमाउंट कंज्यूम होनी ही थी, अगर नेशनल इनकम जीरो भी होती तो ये कंज्यूम होनी थी। तो टोटल 20,000 बिलियन जो हमने एग्जांपल ली कंजम्पशन की, उसमें से कुछ पार्ट वो है, वो 1,000 बिलियन, 2,000, 3,000, हर कंट्री का डिफरेंट है। वो अगले हिस्से में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं इंड्यूस्ड के, लेकिन यहां पर क्लियरली दैट पार्ट ऑफ टोटल कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम बढ़ जाए, कम हो जाए, इवन जीरो भी हो जाए, ऑटोनोमस कंजम्पशन उतनी ही रहेगी। दूसरा पार्ट फिर केन्स के नजदीक जो है, बी इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों का टोटल इनकम में से, एडिशनल इनकम में से स्पेंड करने का रुझान कितना है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज द चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन इनकम, यानी अगर इस साल हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो लोग उस एडिशनल इनकम में से कितना स्पेंड कर देते हैं, 70%, 80%, 90%, जितना भी। और इसी एमपीसी को केन्स ने कहा है कि ये हमेशा बिटवीन 0 और 1 होगा, यानी कि अगर 70% कंज्यूम कर देते हैं तो हम उसको 0.7 कहेंगे, अगर 50% एडिशनल इनकम में से स्पेंड कर देते हैं तो हम एमपीसी को 0.5 कह देंगे। ना ये 0 होगा ना ये इक्वल टू 1 होगा, यानी बी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर होगा। एंड वाई इज द करंट नेशनल इनकम, रियल डिस्पोजेबल इनकम, हमारी इस साल की डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मीन ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन पेड, अब पब्लिक की पॉकेट में ये पैसा पड़ा हुआ है, वो इस डिस्पोजेबल इनकम में से कितना खर्च करती है। तो केन सेज दैट कि इस साल टोटल जितनी अमाउंट कंज्यूम की जाएगी, टोटल कंजम्पशन ऑफ करंट ईयर डिपेंड्स अपॉन टू टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जो मिनिमम सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, उसका तल्लक नेशनल इनकम से नहीं है, वो कंट्री की पॉपुलेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, अदर थिंग्स पे लिंक करता है, वो तो अमाउंट स्पेंड होगी। फिर बाकी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करती है नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम बढ़ेगी तो लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे, नेशनल इनकम कम होगी तो लोग जो है वो कंजम्पशन कम कर देंगे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये इक्वेशन जो है आपको अभी सॉल्व करके एक आध एग्जाम्पल से भी शो कर देता हूं। ओके, देन फर्दर इसकी वर्डिंग जरा अंडरस्टैंड करें, उसी की थोड़ी सी डिटेल है। दिस इंप्लाइज दैट consumer spending will occur even if real disposable income is zero, as there are basic necessities that all households have to consume. It is called autonomous consumption. और रिमेनिंग पार्ट जो है उसका, द एक्स्ट्रा कंजम्पशन रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है उसके आप कह लें दो मेन पार्ट है, एग्रीगेट या टोटल कंजम्पशन। हमने अभी एग्जांपल की कि लेट अज्यूम हमारे कंट्री का टोटल कंजम्पशन 2019 का है 20,000 बिलियन, तो केन्स कहता है कि इस टोटल 20,000 बिलियन में से लेट अज्यूम जस्ट एन एग्जांपल 2,000 बिलियन जो है वो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। यानी अगर हमारी नेशनल इनकम जीरो भी हो जाए तो 22 करोड़ पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए कम से कम ये स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। और बाकी 18,000 जो है वो कहां से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और केन्स कहता है कि ये 18,000 बिलियन ये डिपेंड करता है हमारी करंट ईयर की नेशनल इनकम पे। अगर मैं जस्ट एग्जांपल पे तौर पे कह रहा हूं कि अगर हमारी नेशनल इनकम जीरो हो जाए तो हमारी कंजम्पशन जो है वो इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन रह जाएगी। यानी बी की वैल्यू आप फर्ज कर लें जी 0.7 है, 0.7 मीन कि लोग एडिशनल इनकम में से 70% कंज्यूम कर देते हैं। अगर हम इसके साथ y की वैल्यू जीरो भी पुट कर दें तो इसका मतलब है इंड्यूस्ड कंजम्पशन तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन तो 2,000 बिलियन अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, if there is no income, if there is zero national income, so then total consumption of a country will always be equal to autonomous consumption of the country। ठीक है, इसके बाद अब अगर हमारी नेशनल इनकम फर्ज करें 5,000 बिलियन है तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 350 बिलियन जो है कंजम्पशन में जाएगा।
नेशनल इनकम के साथ हम एमपीसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 बिलियन में से 350 नहीं 3500 बिलियन, 5000 बिलियन हमारी नेशनल इनकम है, एमपीसी 0.7 है, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, 35,000 बिलियन इंड्यूस्ड कंजम्पशन हो जाएगी, प्लस 2000 बिलियन मिनिमम सर्वाइवल के लिए हम कह रहे हैं, तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंट्री हमारे पास आ जाएगी 55,000 बिलियन। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं 5,500 बिलियन कि अगर इसी तरह से लेट अज्यूम, हम इस एग्जांपल को स्लाइटली चेंज कर लेते हैं कि अगर हमारी नेशनल जो एमपीसी है वो लेट अज्यूम 0.7 ही है, लेकिन हमारी नेशनल इनकम 10,000 बिलियन हो जाती है, तो व्हाट विल हैपन, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो वही रहनी है, वो तो मिनिमम सर्वाइवल ड्यू टू पॉपुलेशन है, तो वो तो 2000 बिलियन ही रहना है। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 ऑटोनोमस कंजम्पशन है, प्लस 10,000 बिलियन में से लोग कितना स्पेंड करेंगे, टोटल नेशनल इनकम 10,000 बिलियन है, 70% ये बन जाएगा 7,000 बिलियन। इन दोनों को आप एड अप कर लें तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंट्री 9,000 बिलियन। तो केन सेज दैट कि हम इस इक्वेशन से किसी भी कंट्री का करंट कंजम्पशन लेवल जो है वो मेजर कर सकते हैं। अगर हमें कंट्री का ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल पता हो, कंट्री का एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पता हो, और नेशनल इनकम लेवल ऑफ द कंट्री पता हो। अब यहां पे देखें, नेशनल इनकम लेवल जितना इंक्रीज होता जाएगा, मसलन मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि फर्ज करें ऑटोनोमस कंजम्पशन ने तो 2000 ही रहना है, इसने तो चेंज होना ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि लेट अज्यूम हमारी नेशनल इनकम 10,000 से बढ़ के 20,000 बिलियन पे चली गई है, तो व्हाट विल हैपन, लेकिन 10,000 बिलियन पे हमारी टोटल कंजम्पशन कितनी थी, 9,000 बिलियन। केन्स कहता है कि जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, 9,000 बिलियन से ऊपर चली जाएगी। ओके, नो वी कैलकुलेट कि 2,000 बिलियन ऑटोनोमस कंजम्पशन है और 0.7 आउट ऑफ 20,000 बिलियन पब्लिक ने स्पेंड कर देना है, ये 14,000 बिलियन आ जाएगा हमारे पास। 14,000 जमा 2,000, टोटल कंजम्पशन कितनी हो जाएगी जी, 16,000 बिलियन। यानी क्लियरली नजर आ रहा है कि जब हमारी नेशनल इनकम 10,000 बिलियन से बढ़ के 20,000 बिलियन पे पहुंचेगी तो हमारा कंजम्पशन लेवल भी 9,000 बिलियन से इंक्रीज होकर 16,000 बिलियन पे चला जाएगा। इसी चीज को उसने केन्स साइकोलॉजिकल लॉ में बताया है कि व्हेनेवर नेशनल इनकम इंक्रीजेस पीपल इंक्रीज द कंजम्पशन, तो लोग कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, या इनकम नेशनल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन लेवल ऑफ द कंट्री भी इंक्रीज कर जाता है। यहां पे दोबारा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में रिमाइंड कर लें कि टोटल करंट कंजम्पशन, करंट ईयर की टोटल या एग्रीगेट कंजम्पशन के दो हिस्से हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड टू सर्वाइव, यानी वो नेशनल इनकम पे डिपेंड नहीं करती, जीरो नेशनल इनकम भी हो तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन जरूर की जाएगी। ऑटोनोमस का मतलब ही ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम है। ऑटोनोमस को अगर आप प्रॉपरली उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसको हम कहते हैं खुद अख्तियार। खुद अख्तियार का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, आप y की वैल्यू 0 कर दें, 10 कर दें, 5 करोड़ कर दें, y की वैल्यू कुछ भी हो, a की वैल्यू वही रहेगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम रहेगी। दूसरा वर्ड है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब होता है इफेक्टेड बाय समथिंग एल्स, यानी किसी और का इंपैक्ट है। तो कंजम्पशन का ये पार्ट किस पे डिपेंड करता है, नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन का ये पार्ट इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ जाता है, नेशनल इनकम कम होती है, कंजम्पशन का ये पार्ट कम हो जाता है। तो टोटल कंजम्पशन का वो हिस्सा जो नेशनल इनकम पर डिपेंड करता है या नेशनल इनकम की वजह से इंड्यूस होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, एंड ऑटोनोमस प्लस द इंड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड टोटल कंजम्पशन ऑफ दिस ईयर। ओके, यहां तक तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट समझ लें, देखिए पहले मैं एक आइडियल सिनारियो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, लेकिन इन रियलिटी वैसा नहीं होगा, तो फिर हम एक्चुअल सिनारियो भी एक्सप्लेन करेंगे। आइडियल सिनारियो, मैं एक सेकंड के लिए फर्ज कर लेता हूं कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में पब्लिक जितनी इनकम जनरेट करती है सारी की सारी इनकम स्पेंड कर देती है। यानी अगर नेशनल इनकम 1,000 बिलियन है तो वो 1,000 बिलियन स्पेंड कर देते हैं, 2,000 है तो 2,000 स्पेंड कर देते हैं, व्हाटएवर जितनी नेशनल इनकम है एग्जैक्टली कंजम्पशन उतनी ही है। आइडियल, ये आइडियल केस है, रियलिटी नहीं है। अगर हम इनकम और कंजम्पशन को बराबर फर्ज कर लें कि लोग अपनी इनकम के एग्जैक्टली बराबर ही अमाउंट खर्च करते हैं, तो फिर हमारे पास जो कंजम्पशन फंक्शन की लाइन बनेगी वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पे बनेगी। ऑब्वियसली आपको ज्योमेट्रिकली पता है कि y एंड x एक्सिस जो है वो 90 डिग्री के होते हैं,
तो अगर y और c की वैल्यू, y एक्सिस पे कंजम्पशन है, x एक्सिस पे आउटपुट या नेशनल इनकम है, y की वैल्यू है, तो अगर y और c 100% इक्वल हैं, यानी नेशनल इनकम 40 बिलियन है तो कंजम्पशन भी 40 है, नेशनल इनकम 100 बिलियन है, कंजम्पशन भी 100 ही है, तो अगर नेशनल इनकम और कंजम्पशन आइडियली इक्वल हो जाएं तो फिर y और c की मदद से हमारे पास जो प्लैंड स्पेंडिंग या प्लैंड कंजम्पशन की ग्राफ या लाइन बनेगा, दैट विल ऑलवेज बी 45 डिग्री लाइन, यानी वो 45 डिग्री की लाइन होगी। एमसीक्यूज की सेंस में, शॉर्ट क्वेश्चन की सेंस में अगेन नोट कर लें, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द एंगल ऑफ प्लैंड स्पेंडिंग, प्लैंड स्पेंडिंग का एंगल क्या होता है या वो कितने डिग्री की लाइन होती है, तो वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री इसलिए है कि 90 के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम और सी आपस में बराबर हो गए। y बढ़ता है सी भी बढ़ जाता है, y कम होता है एग्जैक्टली सी भी कम हो जाता है। तो जब y और c पॉजिटिवली रिलेटेड भी हों और इक्वली चेंज भी हों तो फिर हमारी 45 डिग्री लाइन बनती है। लेकिन दैट इज अगेन प्लैंड स्पेंडिंग, या आप ये कह सकते हैं आइडियल स्पेंडिंग या आइडियल कंजम्पशन ऑफ ए कंट्री। इन रियलिटी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले सबसे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये समझ लें कि इस ग्राफ का मतलब है कि अगर हमारी नेशनल इनकम जीरो है तो फिर हमारी कंजम्पशन भी जीरो है। तो अगर नेशनल इनकम पे पब्लिक कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही तो हाउ दे आर सर्वाइविंग? ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि 1 रुपया भी खर्च भी किए बगैर आप जिंदा रह सकें। 1 दिन 2 दिन आप ऑब्वियसली आपको बोरो करके शायद स्पेंड करना पड़े, लेकिन कंजम्पशन होगी उस कंट्री में। वो बोरिंग कहां से आएगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सेविंग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये क्लियर है कि इट इज इम्पॉसिबल, कंट्री में जीरो कंजम्पशन नहीं हो सकती। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई ना कोई कम से कम अमाउंट जरूर खर्च कर रही होगी। 22 करोड़ पॉपुलेशन है, मैं एक सेकंड के लिए फर्ज कर लूं कि 1 रुपया डेली भी एक पर्सन को खर्च करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, तो डेली 22 करोड़ रुपया तो जरूर खर्च होगा। अगर मैं इसको आप कह लें फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे ले जाऊं कि एक पर्सन को जिंदा रहने के लिए रोजाना 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो रोजाना 22 अरब रुपया तो स्पेंड होगा इकोनॉमी में। तो 22 अरब को 365 दिन से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आप कह लें 6000 7000 बिलियन पे अमाउंट चली जाएगी। यानी कि एक कंट्री में 7000 बिलियन तो लाजमी स्पेंड होगा। जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं। तो देयर विल बी मस्ट ऑटोनोमस इन कंजम्पशन कि हर कंट्री में पॉपुलेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, वहां के आप कह लें बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर, उसकी वजह से कोई ना कोई मिनिमम कंजम्पशन लेवल एग्जिस्ट करता है जिसको हम ऑटोनोमस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंजम्पशन की जो एक्चुअल लाइन है, ये तो हमारे सामने प्लैंड लाइन है ना, y इज इक्वल टू सी पे, एक्चुअल लाइन जो है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी, वो जीरो से स्लाइटली ऊपर कहीं से शुरू होगी। मैं एक सेकंड के लिए पाकिस्तान के लिए फर्ज कर लेता हूं कि पाकिस्तान का ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल 30 बिलियन है। आप इसे 300 बिलियन कह सकते हैं, 3000 बिलियन कह सकते हैं, जस्ट नंबर है। लेट अज्यूम मैं कह देता हूं जी कि पाकिस्तान का ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल 30 अरब रुपया है, कि सालाना 30 अरब रुपया तो 22 करोड़ पॉपुलेशन को खर्च करना पड़ेगा। विदाउट दैट एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। अब यानी कि बात यह हुई कि इफ नेशनल इनकम इज जीरो स्टिल देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ 30 बिलियन। तो यहां से कंजम्पशन फंक्शन या कंजम्पशन के ग्राफ की लाइन शुरू होगी। तो अब यहां पे एक और वर्डिंग नोट कर लें, जहां से एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन की लाइन शुरू होती है उस पॉइंट को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कहते हैं और उसी पॉइंट को हम इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। इंटरसेप्ट आपको पता है मैथमेटिकल डेफिनेशन में, जहां पर कोई भी लाइन y या x एक्सिस को टच करती है उसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं। तो वी से दैट कि कंजम्पशन फंक्शन का इंटरसेप्ट हमेशा किस एक्सिस पे होगा? y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पर ही हम कंजम्पशन ले रहे हैं। वो छोटा कंट्री है, कम पॉपुलेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड लोअर है, तो हो सकता है इंटरसेप्ट 10 बिलियन पे आ जाए। अमेरिका या इंडिया जैसे कंट्री की आप बात करेंगे, 1.5 अरब आबादी है, तो शायद वहां पे इंटरसेप्ट 90 बिलियन पे आ जाए। ये हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर कंट्री के पॉपुलेशन, लिविंग स्टैंडर्ड और अदर फैक्टर्स की वजह से कोई ना कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन लेवल एग्जिस्ट करेगा। And that autonomous point is called intercept of the consumption function, and also it is called autonomous consumption of the country. Okay, then इससे आगे अब हमारी अगर नेशनल इनकम, ये तो था जीरो पे सिचुएशन कि हमारी नेशनल इनकम इस साल जीरो है, तो व्हाट विल हैपन? केन्स कहता है कोई ना कोई कंजम्पशन फिर भी होगी। लेट अज्यूम 30 बिलियन। नेक्स्ट ईयर
हम कहते हैं लेट अज्यूम अगर नेक्स्ट ईयर भी ना हो, लेट अज्यूम हम कहते हैं अगर हमारी इस साल नेशनल इनकम 0 ना हो, 10, 20 या 30 बिलियन हो, तो व्हाट विल हैपन? तो केन सेज दैट कि अगर लोगों का इनकम लेवल 0 से इंक्रीज होगा, 20, 30, 40 बिलियन पे जाएगा, तो कंजम्पशन 30 बिलियन पे रुकी नहीं रहेगी, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी वो तो पहले बता चुका है कि नेशनल इनकम में जितना इजाफा होगा, कंजम्पशन में इजाफा उससे कम होगा, क्योंकि एमपीसी बिटवीन 0 एंड 1 है। तो व्हाट विल हैपन इफ नेशनल इनकम इज 20 बिलियन, तो लेट अज्यूम हमारी कंजम्पशन 40 बिलियन पे चली जाएगी। नेशनल इनकम अगर 40 बिलियन है तो हमारी कंजम्पशन 50 बिलियन पे चली जाएगी। नेशनल इनकम अगर 60 बिलियन है तो हमारी कंजम्पशन भी 60 बिलियन पे आ गई है। नेशनल इनकम 90 बिलियन है, हमारी कंजम्पशन 70 बिलियन है। इन पॉइंट्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें, दैट इज एक्चुअल स्पेंडिंग। ये एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन है। इन रियलिटी दुनिया की तमाम इकोनॉमीज में यही कंजम्पशन फंक्शन वर्क करता है। यानी कि जो हमने आइडियल कंजम्पशन फंक्शन ब्लू लाइन या प्लान्ड स्पेंडिंग की लाइन, प्लान्ड कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया है, इन रियलिटी वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जीरो इनकम पर जीरो अमाउंट स्पेंड करना ये जो है वो रियलिटी नहीं है। तो ऑटोनोमस पॉइंट या दूसरे लफ्जों में कंजम्पशन फंक्शन का इंटरसेप्ट पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा। वो हर कंट्री का डिफरेंट हो सकता है, किसी कंट्री का लोअर हो सकता है, किसी का हायर है। लार्जर कंट्रीज का इससे भी ऊपर 80, 90 या 100 पे, इवन 500 बिलियन पे भी ऑटोनोमस कंजम्पशन का लेवल हो सकता है। और फिर उस पॉइंट से ऑनवर्ड जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती चली जाएगी, कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से आपको यह नजर आ रहा है कि एक्चुअल स्पेंडिंग या एक्चुअल कंजम्पशन की जो ग्रीन लाइन है, यह भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ती चली जा रही है। और इस सिचुएशन में हमें नजर आ रहा है कि वेन एवर नेशनल इनकम इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। बाकी हम इसकी स्लोप को जो है वो एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमसीक्यूज की सेंस में व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी इज द स्लोप। और स्लोप की रेंज केन्स ने क्या बताई हुई है कि एमपीसी मस्ट बी इक्वल टू, या इक्वल टू की बजाय आप ज्यादा बेटर साइन जो है वो यूज कर सकते हैं कि एमपीसी जो है, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि एमपीसी जो है ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। इसके दरमियान स्लोप होगी, यानी इसकी स्लोप 0.2 हो सकती है, इसकी स्लोप 0.5 हो सकती है, इसकी स्लोप 0.99 हो सकती है। वट एवर डिफरेंट स्लोप्स पॉसिबल हैं। ये स्लोप किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसके बाद उसमें आ जाएगा, स्लोप के फैक्टर्स भी आ जाएंगे। लेकिन कम से कम यहां पे ये क्लियर कर लें कि जो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग की लाइन है, या जिसको हम कहते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है, एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एनी कंट्री, उसकी स्लोप को एमपीसी कहा जाता है। और एमपीसी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होगा। यानी कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप ना तो कभी 1 हो सकती है, ना कभी 0 हो सकती है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज कंजम्पशन फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है जी। अब इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं जी। एनी क्वेश्चन? जी उसामा, क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये रियल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या होती है? सिंपली देखें, जो नेशनल इनकम हमारी पब्लिक ने जनरेट की है उस पर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ जी डायरेक्ट सर। टैक्स लगाए हुए हैं। मसलन इनकम टैक्स लगा हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स है, गाड़ी के टैक्सेस हैं। जब कोई जी भी सर। पर्सन अपनी इनकम में से वो तमाम डायरेक्ट टैक्सेस पे कर दे और बाकी उसके पास जो उसकी इनकम बचती है, जो वो अपनी मर्जी से खर्च करेगा, उस इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। यानी अगर हम अपने कंट्री की 22 करोड़ पॉपुलेशन की उस इनकम को ऐड कर लें, कोई ना कोई अमाउंट तो होगी ना, 20,000 बिलियन, 25,000 बिलियन, तो जी दैट सर। नेशनल इनकम विच इज स्पेंट बाय द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो अपनी मर्जी से इंडिविजुअल अमाउंट खर्च करता है, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। थैंक यू सर। ओके जी। अरसलान, क्या क्वेश्चन है भाई?
सर जी ये बोले। आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्यों हाईलाइट किया हुआ है ये इधर दोनों लाइन का? इंटरसेक्टिंग, दोबारा दोबारा, जहां पर सर ये सी जो और अच्छा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा किया यार आपने पूछ लिया, ये तो पॉइंट रह जाना था एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, ये अभी करते हैं। ओके जी, देन नेक्स्ट है, देखें जहां पर ये दोनों जो लाइंस हैं, एक्चुअल स्पेंडिंग की लाइन और जो प्लान्ड स्पेंडिंग है, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इस पॉइंट को हम फॉर द टाइम बीइंग कह रहे हैं नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। यानी कि केन सेज दैट, अब देखें इस पॉइंट पे हमारी कंजम्पशन कितनी है, टोटल 60 बिलियन। इसी पॉइंट पे हमारी नेशनल इनकम कितनी है, 60 बिलियन। केन सेज दैट कि अगर किसी इकोनॉमी में इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्वल हो जाएं तो ये स्टेबल नेशनल इक्विलिब्रियम लेवल है। यानी स्टेबल इसलिए है कि नेशनल इनकम फिर इस लेवल पे स्टे कर जाएगी, ना तो इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, अनलेस किसी फैक्टर की वजह से कंजम्पशन की लाइन शिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, या अभी अगली डिस्कशन में आ जाएगा कि शिफ्ट क्यों होगी, लेकिन मैं शो कर रहा हूं कि लेट अज्यूम कंजम्पशन की लाइन नीचे शिफ्ट हो जाती है तो न्यू इक्विलिब्रियम हमारा फिर बन जाएगा 40 या 30 बिलियन पे। अगर कंजम्पशन की लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है तो फिर एक्चुअल और ये प्लान जो है इन दोनों ने यहां पे कट किया है तो हमारा स्टेबल नेशनल इनकम आ जाएगा 80 बिलियन पे। तो केन्स ये कहता है कि जब तक कंजम्पशन किसी और फैक्टर की वजह से चेंज नहीं होगी उस वक्त तक एक्चुअल स्पेंडिंग और प्लान्ड स्पेंडिंग का इक्वालिटी पॉइंट, क्रॉसिंग पॉइंट जो है, ये कंट्री के स्टेबल नेशनल इनकम या इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करेगा। अब यहां पे वर्ड दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, ये इक्विलिब्रियम क्यों है। देखें, हमने एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की बात की हो, माइक्रो में सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की बात की हो, इक्विलिब्रियम हम किसी भी ऐसी स्टेबल सिचुएशन को कहते हैं कि अगर उसमें कोई टेम्परेरी वेरिएशन आती है तो वापस इकोनॉमी उसी पॉइंट पे आ जाएगी। जैसे हम माइक्रो में कहा करते थे कि प्राइस लेवल टेम्परेरीली ऊपर चला गया तो सरप्लस क्रिएट कर देगा, टेम्परेरीली डाउन आ गया तो शॉर्टेज क्रिएट कर देगा। इन दोनों ने प्राइस को वापस इक्विलिब्रियम पे ले जाना है। तो बिल्कुल यहां पे अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इस ग्राफ के मुताबिक 60 बिलियन नेशनल इनकम जो है ये स्टेबल इनकम क्यों लेवल है, या हम इसको इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम क्यों कह रहे हैं। देखिए, इससे पीछे आप किसी पॉइंट पे आ जाएं, मतलब मैं इस पॉइंट को ई फॉर इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, मैं इससे पीछे इस पॉइंट पे आ जाता हूं, फॉर एग्जांपल इसको हम पॉइंट ए कह लेते हैं। पॉइंट ए पे अगर आप देखें तो हमारा कंजम्पशन लेवल 50 बिलियन है लेकिन हमारा इनकम लेवल जो है वो 40 बिलियन है। सिंपली व्हाट वी कैन से, इसी तरह आप इससे पिछले पॉइंट पर आ जाएं, इसको हम पॉइंट बी कह लेते हैं। पॉइंट बी पर कंजम्पशन 40 बिलियन है लेकिन इनकम 20 बिलियन है। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम से पीछे किसी भी पॉइंट पे आ जाएं तो इस हिस्से में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, नेशनल इनकम या आउटपुट लेवल आप कह लें। यानी कि कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम का मतलब यह हुआ कि हमारी पब्लिक जो है वो फॉर एग्जांपल 40 बिलियन कंज्यूम करना चाहती है लेकिन करंटली हमारी नेशनल इनकम जो है वो सिर्फ 20 बिलियन है। हमारे कंट्री में आउटपुट सिर्फ 20 बिलियन का प्रोड्यूस होता है लेकिन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने कितने के चाहती है, 40 बिलियन के। या ए पॉइंट पे हमने कहा कि हमारी कंजम्पशन 50 बिलियन है और हमारी नेशनल इनकम 40 बिलियन है, यानी हम आउटपुट 40 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं लेकिन पब्लिक जो है वो 50 बिलियन के खरीदना चाहती है, डिमांड 50 बिलियन की है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक सेकंड के लिए इस इनकम को या आउटपुट लेवल को एग्रीगेट सप्लाई कह दूं और जो टोटल कंजम्पशन है उसको एग्रीगेट डिमांड कह दूं कि हमारे कंट्री में आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 40 बिलियन का, पब्लिक खरीदना चाहती है 50 बिलियन का, एग्रीगेट सप्लाई 40 बिलियन, एग्रीगेट डिमांड 50 बिलियन। या बी पॉइंट के लिए एग्रीगेट सप्लाई कितनी है जी, टोटल गुड्स 20 अरब के सप्लाई हो रहे हैं लेकिन एग्रीगेट डिमांड लोग खरीदना कितना चाहते हैं, 40 बिलियन। तो जब भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी हमारे मुल्क में मौजूदा जितना आउटपुट लेवल है इससे ज्यादा पब्लिक खरीदना चाहती है, तो व्हाट विल हैपन, फ्यूचर में प्रोड्यूसर्स आउटपुट इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। यानी हम पॉइंट बी पर हों, पॉइंट ए पर हों, आहिस्ता आहिस्ता कंट्री का आउटपुट लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देगा और हम अल्टीमेटली पॉइंट ई या 60 बिलियन के आउटपुट लेवल पर चले जाएंगे।
प्रोड्यूसर्स 20 बिलियन की बजाय 40 की बजाय 60 बिलियन आउटपुट प्रोड्यूस करने की तरफ चले जाएंगे। क्यों गए हैं? कंट्री में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोड्यूसर को इंकरेजमेंट नजर आ रही है कि मार्केट में डिमांड है। ओके, रिवर्स भी इसको डिस्कस कर लें कि अगर हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से आगे चले जाएं, फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको एफ पॉइंट कह देता हूं। अब एफ पॉइंट पे आप एक सेकंड के लिए देखें कि जो पॉइंट एफ है, इस एफ पॉइंट पे हमारी नेशनल इनकम है 80 बिलियन, लेकिन हमारी कंजम्पशन है 70 बिलियन। हमारे कंट्री में 80 अरब की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। एग्रीगेट सप्लाई ऑफ द कंट्री 80 बिलियन। कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस किए हैं? आउटपुट ऑफ द कंट्री 80 बिलियन। लेकिन हमारी टोटल डिमांड कंजम्पशन कितनी है? 70 बिलियन। एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है सी, वो 70 बिलियन है। यानी इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में 80 बिलियन की गाड़ियां प्रोड्यूस करके पहुंचा दी गई हैं, लोग खरीदना सिर्फ 70 बिलियन की चाहते हैं। तो अगर प्रोड्यूसर्स का आउटपुट सेल नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन? क्या प्रोड्यूसर्स अगले साल 80 बिलियन की गाड़ियां प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, दे विल रिड्यूस द आउटपुट लेवल। वो एग्रीगेट डिमांड के मुताबिक आउटपुट कम कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन? अगेन इकोनॉमी नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई वी या केन्स से दैट कि जिस लेवल पे एक्चुअल स्पेंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड प्लान्ड स्पेंडिंग या एक्चुअल कंजम्पशन एंड प्लान्ड कंजम्पशन इक्वेट कर जाए, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी वर्डिंग क्वेश्चन के पॉइंट से और समझ लें। दो वर्डिंग तो मैंने आपको बता दी कि इसका क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन कर देंगे हम, या व्हाट इज केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन, एक्सप्लेन कर दें। 5 से 6 नंबर का। इसकी एक और स्टेटमेंट क्वेश्चन की पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम या एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। देखिए ये तीसरी वर्डिंग है। अभी अगले 2 टॉपिक्स में 2 वर्डिंग्स और आएंगी, सेविंग में भी आएगी, इन्वेस्टमेंट में भी आएगी। इससे पहले हम क्लासिकल डिमांड एंड सप्लाई में ये वर्डिंग यूज कर चुके हैं, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल अप्रोच। यही वर्डिंग एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ केनेजियन डायग्राम, केन्स की एग्रीगेट सप्लाई का स्ट्रक्चर और है, उसके मुताबिक एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम ही करना है कि हमारी इस साल की नेशनल इनकम कितनी होगी। और उसी स्टेटमेंट पे चलते हुए तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, अपने कंट्री का नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करें कि हमारी इस साल की नेशनल इनकम कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन की मदद से आपने एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग फ्रेज वही होगा, नेशनल इनकम की जो है वो आपने इक्विलिब्रियम ही एक्सप्लेन करनी है, लेकिन ये डिफरेंट वर्डिंग के साथ। ओके जी, देन की पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस पूरी डिस्कशन में जो हमने 3 इंपॉर्टेंट बातें समझी हैं, दोबारा रिवाइज कर लें कि कौन से 3 पॉइंट हैं। एज इनकम राइजेस कंज्यूमर स्पेंडिंग विल राइज, however spending will increase at a lower rate than income। जब कंट्री का इनकम लेवल बढ़ेगा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन में इजाफा या इंक्रीज इनकम के इजाफे से कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसकी एक्सटेंशन है, असल में ऐसा होगा क्यों, यानी अगर इनकम हमारी 1000 बिलियन बढ़ती है तो कंजम्पशन भी 1000 बिलियन क्यों नहीं बढ़ जाती, 700 800 या 600 बिलियन क्यों बढ़ती है? 2 वजूहात हैं। इन दोनों का रिजल्ट फाइनली ये निकलता है, कंट्री में एक्चुअली रिच लोग भी हैं, पुअर लोग भी हैं। नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब है ओवरऑल कंट्री का इनकम लेवल बढ़ गया है। तो व्हाट विल हैपन? नंबर 1 पॉइंट, पीपल विद लो इनकम हैव ए हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। पीपल विद लो इनकम विल स्पेंड अ हाई प्रोपेंसिटीज ऑफ देयर इनकम। जिन लोगों का इनकम लेवल कम होता है, यानी हम जिनको लो इनकम पर्सन कहते हैं, फर्ज करें महाना 15,000 20,000 25,000 कमा रहा है, ऐसे लोगों की मार्जिनल प्रोपेंसिटीज आमतौर पर ज्यादा होती हैं। यानी इसको अगर 2000 इनकम फालतू मिल भी जाए तो ये तो शायद अपनी सारी इनकम वो भी स्पेंड कर दे। यानी हमें इकोनॉमी के बहुत से लोगों का, मसलन 22 करोड़ पॉपुलेशन में से शायद 15 करोड़ लोग ऐसे हों कि उनकी इनकम बढ़े तो वो अपनी एडिशनल इनकम सारी की सारी स्पेंड कर दें। तो यहां से तो हमें नजर आएगा एमपीसी जो है वो इक्वल टू 1 हो गई है। लेकिन ये पूरी इकोनॉमी तो नहीं है। इकोनॉमी का दूसरा हिस्सा भी है, पीपल विद हाई इनकम हैव ए लोअर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी माना इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऑलरेडी चल रही है।
अब उनकी जब इनकम बढ़ती है तो वो हो सकता है अपनी सारी एडिशनल इनकम ही सेव कर लें कि 5 लाख इनकम थी मेरी, तो पहले बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, उसकी इनकम 6 लाख पे जाती है, वो इजाफी 1 लाख पूरा ही सेव कर लेता है, या उसमें से 10-20 हजार खर्च करता है, बाकी सेविंग में ले जाता है। अब देखिए नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है। कंट्री में बहुत सी पॉपुलेशन है जो एडिशनल इनकम शायद पूरी स्पेंड कर दे, बहुत सी पॉपुलेशन है जो शायद एडिशनल इनकम में से कुछ स्पेंड करे या बिल्कुल ही स्पेंड ना करे। तो फाइनली जब हम बात करेंगे कि इस कंट्री का नेशनल इनकम लेवल 500 बिलियन बढ़ा, 1000 बिलियन बढ़ा, तो हमें नेट रिजल्ट ये नजर आएगा कि कंजम्पशन में भी इजाफा तो होगा उन लोगों की वजह से जो अपनी एडिशनल इनकम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन सेविंग वालों की वजह से नेशनल इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन में इजाफा कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एडिशनल इनकम में से बहुत कम स्पेंड कर रहा है या बिल्कुल स्पेंड नहीं कर रहा। तो फाइनली हमारे पास फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर हम कंट्री में कंजम्पशन या एग्रीगेट डिमांड को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो एक पॉलिसी नोट या पॉलिसी इंपैक्ट अंडरस्टैंड कर लें। A transfer of money from high income household to low income household will lead to an increase in overall level of consumption. मसलन फॉर एग्जाम्पल हमारी पिछले साल की नेशनल इनकम 37,000 बिलियन है। इस नेशनल इनकम पे हमारी टोटल कंजम्पशन ऑटोनोमस भी इंड्यूस्ड भी दोनों मिला के हम कहते हैं जी फर्ज करें 20,000 बिलियन है। ओके, ये है पिछले साल की सिचुएशन। अगले साल भी हमारी नेशनल इनकम फर्ज करें 37,000 बिलियन ही है, 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ पब्लिक की इनकम में, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इस साल मुल्क में डिमांड बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट एक सादा सा काम क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रिच पे टैक्स का रेट बढ़ा दे और वो पैसा रिच से लेके पुअर को दे दिया जाए। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें कि गवर्नमेंट 20 लाख 30 लाख 40 लाख एनुअल इनकम वालों पे टैक्स रेट बढ़ा दे और 10 12 15 लाख वालों पे कम कर दे। नतीजा क्या निकलेगा, टेक्निकली स्पीकिंग आपने रिच से पैसा लेके पुअर को दे दिया है, और हमने अभी कहा है कि जिनका इनकम लेवल कम होता है उनको अगर एडिशनल इनकम मिल जाए वो तो स्पेंड कर देते हैं। तो यानी कि हमारी नेशनल इनकम इस साल भी 37,000 बिलियन है, पिछले साल भी 37,000 बिलियन थी, लेकिन करंट ईयर में नेशनल इनकम 37,000 बिलियन होने के बावजूद हमारी कंजम्पशन शायद 21,000 22,000 या 23,000 बिलियन पे चली जाए। तो गवर्नमेंट ने इवन विदाउट चेंजिंग ऑफ नेशनल इनकम, कंट्री के नेशनल इनकम में गवर्नमेंट कोई इजाफा नहीं कर सकी थी, कोई ऐसी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं रही कि जिससे हमारी नेशनल इनकम लेवल बढ़े। इसके बावजूद गवर्नमेंट इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा सकती है ताकि हमारा जो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसकी सेल्स बढ़े, प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट हो, वो और ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो ये एक डिफरेंट है, खैर फिस्कल पॉलिसी में इसकी अभी बड़ी डिटेल हमने करनी है, लेकिन एक पॉलिसी इंप्लीकेशन यहां भी नोट कर लें कि अगर गवर्नमेंट कंट्री का कंजम्पशन लेवल बढ़ाना या कम करना चाहे तो इवन सेम नेशनल इनकम पर भी पैसे की शिफ्टिंग करके रिच से पैसा पुअर को दे दें, पुअर से पैसा रिच की तरफ मूव कर दें, तो नेशनल कंजम्पशन लेवल जो है वो इवन इस स्ट्रक्चर में भी चेंज किया जा सकता है। और कंजम्पशन चेंज होगी तो वो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड का सबसे बड़ा कंपोनेंट है कंजम्पशन, तो सी चेंज होगा तो एडी को एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेगा। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, 4 या 5 नंबर का। 4 नंबर का आ जाए तो आप 4 हाईलाइट कर दें, 5 नंबर का आ जाए तो 5 कर दें कि हमारे कंट्री का कंजम्पशन लेवल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखें सबसे मेन और बड़ा फैक्टर तो अभी हम कर चुके हैं कि कंजम्पशन ऑफ द कंट्री जो है वो सबसे मेनली तो वाई पर, नेशनल इनकम पर ही डिपेंड करती है ना। साफ जाहिर है पब्लिक जो पैसा कमाती है उसी में से खर्च करती है, तो नेशनल इनकम सबसे मेन डिटर्मिनेंट है, लेकिन ये ओनली डिटर्मिनेंट नहीं है। जैसे अभी हमने कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स का रेट ही चेंज कर दे, टैक्स का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे, तो उससे भी कंजम्पशन में चेंज आ सकता है। तो कंजम्पशन ऑफ द कंट्री जो है कि हमारे मुल्क में इस साल टोटल कितनी अमाउंट स्पेंडिंग में जाएगी, कितनी अमाउंट कंज्यूम कर दी जाएगी, इसका जो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला फैक्टर तो अभी हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, रियल इनकम, या आप इसको डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री, रियल जीडीपी, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंट्री आप कह सकते हैं। तो सबसे मेन फैक्टर तो यही है, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन में आप केन्स की जो आप कह ले वर्डिंग है वो यूज कर सकते हैं कि व्हेन नेशनल इनकम इंक्रीजेज या रियल इनकम ऑफ पीपल इंक्रीजेज, पीपल इंक्रीज कंजम्पशन, लोग कंजम्पशन में इजाफा कर देते हैं, इसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ द कंट्री चेंज हो सकती है। दूसरा मेजर फैक्टर जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ,
जो अभी हम टैक्स के स्ट्रक्चर से बात कर रहे थे, टैक्स के अलावा भी कई तरीके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को रिच से पैसा लेकर पुअर को देना, लो इनकम को देना, या लो इनकम से पैसा लेकर हाई इनकम को देना, इन दोनों के लिए जो कॉमन वर्डिंग यूज होती है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी कंट्री में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, दौलत का, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज कर दें। देखें, एक सिनारियो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो वेल्थ जितना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी उतना ही कंट्री का कंजम्पशन लेवल हाई होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आपने हाई इनकम पर्सन से पैसा लेके लो इनकम लोगों को दे दिया है, तो लोगों में इनकम जो है वो इक्वल आ गई है, या इक्वालिटी लेवल पहले से बेहतर हो गया है। तो जितना किसी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी बेहतर होती चली जाएगी, या आप दूसरे लफ्जों में कह लें इक्वालिटी प्रिवेल करती चली जाएगी, कंट्री में कंजम्पशन लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितनी इनकम इनइक्वालिटी, रिच एंड पुअर का गैप बढ़ता चला जाएगा, उतना ही कंजम्पशन वर्स होती जाएगी। आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें, आप 22 करोड़ लोगों की टोटल नेशनल इनकम 37,000 बिलियन एक शख्स की पॉकेट में डाल दें, एक्सट्रीम इनकम इनइक्वालिटी, तो एक ही पर्सन की पॉकेट में 37,000 बिलियन डाल दें तो कंट्री में तो कंजम्पशन ही नियर टू जीरो आ जाएगी। एक पर्सन अपनी नीड्स पे कितना खर्च कर लेगा? 100, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, दैट्स इट। पूरी 37,000 बिलियन में से सिर्फ 5 करोड़ स्पेंड हो रहा होगा। तो जितनी इनइक्वालिटी ज्यादा होगी, कंजम्पशन लेवल ऑफ कंट्री उतना ही कम होगा। जितनी इक्वालिटी ज्यादा होगी, कंजम्पशन उतनी ही राइज करेगी। देन नेक्स्ट फैक्टर है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। ओवरऑल लोगों में फ्यूचर के मुतालिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, कीमतें बढ़ेंगी या कीमतें कम होंगी। ये कंट्री के ओवरऑल मुआशी हालात पे, दुनिया के मुआशी हालात पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात नजर आ रहा होता है इकोनॉमी अच्छे स्ट्रक्चर में चल रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, आउटपुट्स बढ़ रहे हैं, उसमें नजर ये आता है कि प्राइस लेवल्स शायद डाउन आना शुरू हो जाए फ्यूचर में। बाज़ औक़ात क्राइसिस लाइक सिचुएशन आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड पहले ही ज्यादा है, सप्लाई कम हो गई है किसी वजह से, तो लोगों का फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन, जिसको हमने माइक्रो में भी डिस्कस किया था कि अगर हमें अंदाजा हो कि 1 महीने बाद प्राइस लेवल्स डाउन आ जाएंगे तो पब्लिक करंटली फौरी तौर पे कंजम्पशन कम कर देंगे। पीपल स्टार्ट वेटिंग, हर तरह की चीज में लोग वेट करना शुरू कर देंगे कि ये 1 महीने बाद सस्ती हो जाएगी, हम फिर खरीद लेंगे, ये 15 दिन बाद सस्ती हो जाएगी। तो फौरी तौर पे कंजम्पशन लेवल इकोनॉमी में डाउन आ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10, 15, 20 दिन, 1 महीने बाद प्राइस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो लोगों का करंट कंजम्पशन लेवल फौरी तौर पे इंक्रीज कर जाता है। तो कंजम्पशन लोगों की ओवरऑल प्राइस लेवल की एक्सपेक्टेशन पर भी जो है वो डिपेंड करता है। देन चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, ये जो अभी हम टैक्स रेट का एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे, ये हमने सिर्फ इनकम टैक्स की बात की है। आप इनकम टैक्स के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स है, व्हीकल टैक्स है, गाड़ियों पे जो टैक्स लगा हुआ है, इसकी मसलन गवर्नमेंट कल से अनाउंस कर दे किसी किस्म की गाड़ी परचेज करने पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन लेवल बढ़ जाएगा, पब्लिक जो है वो गाड़ियां खरीदना शुरू कर देगी। या रिवर्स कर दे, गाड़ियों पे टैक्स डबल कर दिया जाए तो कंजम्पशन लेवल डाउन आ जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी अगेन आप रिमाइंड कर लें, हम किसे कहते हैं? बजट ऑफ द इकोनॉमी, यानी गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट का डिसीजन है, जिसमें गवर्नमेंट हर साल बजट प्लानिंग करती है कि हम कितना जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा। तो फिस्कल पॉलिसी में जो चेंजेस हैं, ये भी इकोनॉमी का कंजम्पशन लेवल जो है वो चेंज कर सकती है। देन नेक्स्ट है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए इंटरेस्ट रेट क्यों इंपैक्ट करता है किसी भी कंट्री की कंजम्पशन को। देखिए अभी हमने एक एग्जांपल की, लेट अज्यूम, मैं एक सेकंड के लिए कह रहा हूं, फर्ज करें नेशनल इनकम की वजह से जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है हम उसको जीरो कर देते हैं। जीरो, नेशनल इनकम है ही नहीं, हमने कहा फिर भी इकोनॉमी में पैसा स्पेंड होगा, कंजम्पशन होगी। उस कंजम्पशन को हमने कहा वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर इंटरेस्ट रेट है। साफ ज़ाहिर है ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए पैसा बोरिंग से आएगा ना, लोग तो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो लोग बोरो करेंगे और वो बोरो करके पैसा स्पेंड करेंगे। एक सिचुएशन, आप बोरो करना चाहते हैं बैंक से, आपकी अपनी इनकम नहीं है, बैंक आपको कहता है जी हम 25% पे आपको सालाना 25% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको हम लोन देने को तैयार हैं। आप कहते हैं मेरी 1 साल की नीड 1 लाख रुपए की है, मैं 1 लाख बैंक से बोरो कर लेता हूं और अपनी नीड्स स्पेंडिंग पूरी कर लूंगा, कंजम्पशन।
दूसरी सिचुएशन, बैंक आपको कहता है हम आपको 2% पे लोन देने को तैयार हैं, 5% पे, तो आप साफ ज़ाहिर है एक की बजाय शायद 1.5 लाख लोन ले लें, 2 लाख ले लें, कि अब लोन ही इतना सस्ता मिल रहा है, पूरे साल में मैंने 2% एक्स्ट्रा पे करना है, तो मे बी यू विल बोरो मोर। तो अगर आप बोरो ज्यादा करेंगे तो आप कंज्यूम भी ज्यादा करेंगे। ये मैंने इन केस कहा है कि अगर नेशनल इनकम जीरो भी फर्ज कर ली जाए तो भी इंटरेस्ट रेट के जरिए ऑटोनोमस कंजम्पशन पे इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन आमतौर पे, क्योंकि इन रियलिटी तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी कंट्री में मौजूद होती है, कुछ ना कुछ इनकम तो जनरेट हो ही रही है, बल्कि ज्यादा पार्ट तो इंड्यूस्ड ही होता है, ऑटोनोमस स्मॉलर होता है। तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन में भी इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा कंट्री में कंजम्पशन लेवल उतना ही बढ़ जाएगा, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे बोरिंग करना मुश्किल हो जाएगा, उतना ही कंट्री में कंजम्पशन लेवल डाउन आ जाएगा। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स। अगेन नोट कर लें, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है कि किसी भी कंट्री में जो कंजम्पशन है उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, मेन फैक्टर्स और कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं। पास्ट पेपर्स में ये 1-2 दफा आया भी हुआ है क्वेश्चन। खैर क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जी। अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अदरवाइज आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में करेंगे। एनी क्वेश्चन? जी उसामा, क्या क्वेश्चन है भाई? सर मेरा क्वेश्चन लास्ट चैप्टर के हवाले से है कि जो हमने लास्ट चैप्टर में अभी 2 गैप्स डिस्कस किए थे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाला जी। सर, अगर उन दोनों को सामने रखें तो हमारी कंट्री में इस वक्त दोनों में से कौन सा गैप फुलफिल होगा, इन्फ्लेशनरी वाला या डिफ्लेशनरी वाला? बिल्कुल नहीं। एक चीज के लिए फौरी तौर पे समझ लें, दोनों गैप्स में हमने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लिया था कि कंट्री ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड आगे जाएगी तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगी, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड पीछे आ जाएगी तो वो डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगी। तो हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब ही नहीं अभी तक पहुंची। तो ये आप सिर्फ दुनिया की उन इकोनॉमीज पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सबसे मेन फिगर है, जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 या 1.5% से नीचे आ जाता है, यानी सिर्फ 2% बेरोजगारी रह गई है, 1.5% अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है, तो उन कंट्रीज में आपको तकरीबन ये नजर आता है कि अब इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट के करीब पहुंच गई हैं या ऑलमोस्ट देयर हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस पॉइंट से अगर तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगी, या जो फिलहाल फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही नहीं पहुंची उससे पीछे हैं, वहां पर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप की लॉजिक तो एप्लीकेबल ही नहीं है। जी एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है तो रेज हैंड करके पूछ लें। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक कंजम्पशन के अभी स्टिल टॉपिक्स हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।